नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों मैं आपका लबू भैया, आपके क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। बच्चों जो हमारा ये पॉलिटिकल साइंस जो हमारी बुक होने वाली है इसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, जिसके अंदर हम डेमोक्रेसी के बारे में ही ओवरऑल पढ़ने वाले हैं। तो डेमोक्रेसी को पढ़ने के लिए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हमारा क्या रहा है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी के अंदर बच्चों सबसे पहले हम डेमोक्रेसी का एक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं बच्चों, जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से और एक लैटिन वर्ड से लिया गया। ग्रीक में इसको डेमोक्रेशिया के आता है इसमें, और लैटिन वर्ड में इसको डेमोक्रेशिया सी आता है इसमें। दोनों में फर्क है बच्चों। एग्जाम में जिस हिसाब से पूछा जाए उस हिसाब से आप लैंग्वेज लिख देना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दोनों ही ठीक है, डेमोक्रेशिया भी ठीक है और डेमोक्रेशिया भी ठीक है। ये दोनों में बस ये है, ये ग्रीक लैंग्वेज में के लिखते हैं और लैटिन लैंग्वेज में सी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों जो हमारे एंशियंट टाइम के जितने भी फिलोसफर्स थे या फिर जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक तरीके से इन दोनों लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज में ही स्टडी की है, और उसके अकॉर्डिंगली आगे चलकर इनका में इंग्लिश में और अन्य अदर लैंग्वेजेस में क्या मिला है, ट्रांसलेशन मिला है। तो जैसे मैं बता रहा था बच्चों, डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड से डेमोक्रेशिया से लिया गया, ठीक है। डेमोक्रेशिया दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेशिया। डेमोस का मतलब होता है बच्चों पीपल, और क्रेशिया का मतलब होता है रूल। तो दोनों को मिलकर बताएंगे तो रूल ऑफ पीपल हो जाता है बच्चों, मतलब जनता का शासन। लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन है, ठीक है बच्चों। अब मैं बात करूं आगे, डेमोक्रेसी सेड टू बी ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पीपल इलेक्ट देयर ओन रूलर। तो लोकतंत्र क्या है भाई बच्चों, कि जब जनता जब अपना शासक खुद चुनती है, उसी शासन नीति को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं बच्चों एक और चीज, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये बच्चों जो एक फेमस डेफिनेशन है, आपने पढ़ा भी होगा, फॉर द ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता से, जनता द्वारा चलाए जाने वाला शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ये डेफिनेशन में अब्राहम लिंकन ने दी थी, जो कि एक समय पे यूएस प्रेसिडेंट भी थे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मेन फीचर्स बच्चों 5 है, लेकिन हम इन 5 मेन फीचर्स के केस स्टडी भी करेंगे कि क्या भाई होता है और क्या नहीं, मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कुछ केस स्टडीज पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा पहला फीचर क्या कहता है बच्चों, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी विद दोज हु इलेक्टेड बाय पीपल। मतलब कि जो अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है, मतलब जो फाइनल डिसीजन, सुप्रीम डिसीजन, सबसे बड़े डिसीजन देश के जो लेगा, वो कौन लेगा? दोज हु इलेक्टेड बाय पीपल। जो जनता द्वारा चुने गए हैं वही क्या लेंगे, अंतिम निर्णय लेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमने क्या पढ़ा, पाकिस्तान केस स्टडी। अब पाकिस्तान केस स्टडी क्या है बच्चों, पाकिस्तान के अंदर 1999 में, अक्टूबर 1999 में एक मिलिट्री यूप हुआ, ठीक है बच्चों। एक सैन्य तख्ता पलट हुआ जिसके तहत परवेज मुशर्रफ वहां के प्रेसिडेंट बन गए और वहां से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बिल्कुल ही हटा दिया। जैसे कि इसमें लिखा बच्चों, देखो, इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ डू ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999 एंड ओवरथ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड बिकम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है बच्चों, 1999 में उन्होंने एक मिलिट्री कूप, सैन्य तख्ता पलट किया। सैन्य तख्ता पलट का मतलब क्या होता है बच्चों, मिलिट्री कूप का मतलब क्या होता है कि जब जैसे मान लो नॉर्मल गवर्नमेंट चल रही है और नॉर्मल गवर्नमेंट से सारी पावर कौन ले ले, एकदम से सेना ले ले, इसको बोलेंगे सैन्य तख्ता पलट। मतलब आर्मी अगर एकदम से पावर में आ जाए तो उसको हम सैन्य तख्ता पलट बोलेंगे, मतलब सेना द्वारा किया गया तख्ता पलट, ठीक है बच्चों। से मतलब मिलिट्री द्वारा किया गया कूप ही हमारा क्या होता है, मिलिट्री कूप। तो तख्ता पलट हुआ और क्या हो गया बच्चों, प्रेसिडेंट बन गए कौन, परवेज मुशर्रफ, और डेमोक्रेसी को बिल्कुल ही हटा दिया। अब डेमोक्रेसी का एक बहाना था बच्चों, जैसे कि इन 2002 उन्होंने सबसे पहला काम किया, 2002 में ही हेल्ड ए रेफरेंडम इन कंट्री व्हिच वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड गारंटीड हिम ए 5 ईयर एक्सटेंशन। मतलब क्या कह रहा बच्चों, एक उन्होंने एक कानून लागू किया, रेफरेंडम लेकर आए, जिस रेफरेंडम के तहत, कानून के तहत इन्होंने अपने चालाकी से, जालसाजी से अपने जो कार्यकाल के 5 साल थे वो बढ़ा लिए। जैसे आपने देखा होगा इंडिया के अंदर कितने टाइम के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, 5 साल के लिए, प्रेसिडेंट भी 5 साल के लिए बनता है। तो ऐसे ही पाकिस्तान में भी जो प्रेसिडेंशियल रूल था वो भी फिक्स था। तो इन्होंने क्या करा, अपने गंदे ट्रिक्स की वजह से, अपने कुछ बैड ट्रिक्स की वजह से या कुछ गंदे कामों की वजह से इन्होंने क्या करा, अपना जो टाइम पीरियड था, अपना जो कार्यकाल था उसको क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया, 5 साल और बढ़ा लिया, ठीक है बच्चों। फिर इन्होंने क्या करा, इसी के बाद तुरंत एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया जिसके तहत ये लोग नेशनल एंड प्रोविंशियल
असेंबलीज के, मतलब जैसे नेशनल असेंबली होती है, जैसे हमारे इधर पार्लियामेंट है, और स्टेट असेंबली जैसे हमारे इधर जिनके मेंबर्स एमएलए वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर भी सेम इसी तरीके से था। तो बच्चों जब मतलब क्या था, परवेज मुशर्रफ के पास एक पावर आ गई थी, मतलब खुद पावर आ क्या गई थी, उन्होंने खुद ही एक पावर इंट्रोड्यूस की अपने लिए कि ये किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हटा सकता है, चाहे वो नेशनल असेंबली का हो, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबलीज का हो। नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज मतलब क्या है, केंद्र और राज्य सरकार में से किसी को भी चाहे उसको ये हटा सकते थे। और ये आपको पता है बच्चों, ये जो नेशनल और प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये इलेक्टेड बाय पीपल थे। अब हमारा पॉइंट देखो क्या है, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी विद दोज हु इलेक्टेड बाय पीपल, के मतलब बच्चों के जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है किसके पास होती है, जो जनता द्वारा चुना जाता है उसके पास। तो अब देखो पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान हैड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पाकिस्तान के पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, लेकिन और उनके पास कुछ पावर्स भी थी, लेकिन जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर्स है वो किसके पास थी, मिलिट्री ऑफिसर्स के पास या फिर जनरल परवेज के पास खुद। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इलेक्टेड बाय पीपल के पास होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में क्या है बच्चों, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी और परवेज मुशर्रफ के पास थी, और ये दोनों ही इलेक्टेड बाय पीपल नहीं थे, जिस वजह से हमारा पहला फीचर है पाकिस्तान के अंदर वो क्रॉस हो जाता है और पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री उस समय 2002 के समय नहीं हो पाती। तो बच्चों हमारा सेकंड फीचर है क्या है, मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। तो अगर मैं आपको बताऊं फ्री एंड फेयर इलेक्शन 2 वर्ड्स है, तो यहाँ पर 2 केस स्टडी हो गई, और यहाँ पर मैं बात करता हूँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को हम बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें हम इसको कहते हैं कि एक तरीके से राइट टू वोट होना चाहिए किसके पास, 18+ कैटेगरी के पास, जो भी 18 वर्ष से अधिक है, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसके पास राइट टू वोट होना चाहिए। ये हमारा क्या कहता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब आ जाओ वापस इस पे, मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो फ्री एंड फेयर के लिए 2 केस स्टडीज है, फ्री इलेक्शन के लिए चाइना केस स्टडी। अब चाइना के अंदर क्या होता था बच्चों, कि इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं वहाँ की पार्लियामेंट बनाने के लिए होते हैं, इसका नाम होता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, चाइनीज लैंग्वेज में इसका अलग नाम है, वो आप किताब में बुक में देख लेना एनसीईआरटी में, लेकिन इसको वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में अपने इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना होता था वहाँ पर, तो कैंडिडेट को हमेशा चुनाव लड़ने से पहले बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस ए कैंडिडेट नीड्स टू अप्रूवल, मतलब उसको स्वीकृति चाहिए होती है किससे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, बिकॉज ऑफ वन पार्टी सिस्टम। अब वन पार्टी सिस्टम क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, और इनमें से कोई एक पार्टी जीतती है और वो क्या करती है, अपनी सरकार बनाती है। ठीक है, इस सिस्टम को कहते हैं बच्चों मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है। सेम एज इट इज एक और होता है जहाँ पर होता है वन पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम। चाइना में इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी को अनुमति है कि वो सरकार बनाए और सरकार चलाए। ठीक है, टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट के लिए एक ही पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर, एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास यहाँ पर क्या है बच्चों, राइट है कि वही सरकार बना सकते हैं और वही सरकार चला सकते हैं, और उनका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी साम्यवादी दल, चीनी साम्यवादी दल बोलते हैं उसको हिंदी में। वो भी क्यों बच्चों, वन पार्टी सिस्टम की वजह से। अब वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब बच्चों जब डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि हमें इलेक्शन करना होता है, इलेक्शन के अंदर हमारे पास होते हैं ऑप्शंस। चाइना में ऑप्शंस हैं क्या, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं इलेक्शन के लिए, तो फिर क्या ये, वैसे सोचो बच्चों कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है इलेक्शन, और इलेक्शन का मतलब होता है चुनना। चुनते किस में से, ऑप्शंस में से, मतलब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। यहाँ पर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। तो बच्चों जैसे कि आपको पता बताया मैंने कि बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बिकॉज ऑफ वन पार्टी सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब जिस वजह से दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज या दूसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने का मतलब एक तरीके से अधिकार तो मिलता था, लेकिन अप्रूवल मिले तब, मतलब वो खुद से स्वतंत्र नहीं थे कि वो क्या कर सके, एक तरीके से इलेक्शन लड़ सके इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर क्या था बच्चों, फ्री इलेक्शन के लिए ये जो कैंडिडेट वाला है ना कि अप्रूवल वाला, ये हमारा पूरा सेट बैठता है कि भाई चाइना के अंदर अगर किसी व्यक्ति को इलेक्शन लड़ना होता था तो उसको किससे अप्रूवल लेना पड़ता था, किससे,
बाकी मतलब बाकी नहीं, सॉरी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर लोग स्वतंत्र नहीं थे, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, अगर उनको चुनाव लड़ना होता था तो उनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अनुमति लेनी थी। जिस वजह से क्या होता था बच्चों, हर बार सरकार किसकी बनती थी, कम्युनिस्ट पार्टी की। किसकी बनती थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फ्री इलेक्शन का एक एग्जाम्पल था, जो कि केस स्टडी हमने चाइना की पढ़ी। चाइना में बिल्कुल भी एक तरीके से कहें तो लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि एक तो वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं होता, और दूसरा यहाँ पर अगर वन पार्टी सिस्टम है भी तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी या दूसरे कैंडिडेट्स को फ्रीली इंडिपेंडेंटली कोई भी इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं मिलता। दूसरा बच्चों फेयर, फेयर मतलब था ईमानदारी से इलेक्शन लड़ना। ईमानदारी क्या मतलब बच्चों, अब जो पॉलिटिक्स है ना बच्चों, ये एक तरीके देखा है ना पावर, मतलब एक तरीके से पॉलिटिक्स एक तरीके से देखा जाए ना तो पावर का एक कंपटीशन होता है। मतलब जो डेमोक्रेसी में लोग जो जीतने के लिए, मतलब जो चुनाव लड़ते हैं ना, ये जीतने के लिए लड़ते हैं। अब जीतने के लिए वो क्या करते हैं, इस हद तक गिर जाते हैं कि इसको ना एक देखा जाए तो एक कंपटीशन सा बना लेते हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, एक चुनावी प्रतिस्पर्धा बना लेते हैं, जिसके लिए इसको जीतने के लिए वो कैसे भी बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स को अपना सकते थे। अब जब भी जैसे आपने इधर देखा होगा कि कई सारे इलेक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर जो कैंडिडेट्स होते हैं जीतने के लिए, या पॉलिटिकल पार्टीज होती है जीतने के लिए कई सारी डर्टी ट्रिक्स करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पैसे बांटते हैं उनको, जो उनकी रैलीज जो होती है भारी भारी बड़ी बड़ी जो रैलीज होती है वो सारे 500 रुपए दिए हुई रैलीज होती है। मतलब वो क्या है, ये सब एक तरीके से डर्टी ट्रिक्स ही तो है। अगर वो लोग आपके सपोर्टर हुए तो आपको 500 रुपए देने की जरूरत क्या है, तो वही चीज़ है। अब ऐसे ही और भी ज़्यादा गलत चीज़ें होती हैं, जैसे मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। ठीक है, जैसे अगर आप टीवी पे जितने भी हमारे चैनल्स हैं या फिर जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, आप उस पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के बारे में देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डोमिनेंट है किस पे, मीडिया पे। और ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को राइट मिलना चाहिए। इसी चीज़ को बोलते हैं फेयर इलेक्शन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे नहीं कि सिर्फ कैंडिडेट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी करते हैं। मीडिया वाला एग्जांपल जो बताया मैंने आपको, ये मैंने आपको पॉलिटिकल पार्टीज का बताया। जैसे आप देखते हो कि हर जगह, चाहे आप रोड पे चल रहे हो, चाहे आप टीवी देख रहे हो, आप बीजेपी, मैं एंटी बीजेपी या वैसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बीजेपी वगैरह हर एक तरीके से देखते हो, जहाँ पर आपको दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो भी होती हैं उनके इतने प्रचार या इतने एडवर्टीजमेंट नहीं दिखते आपको। मोस्टली एक बीजेपी गवर्नमेंट या फिर नरेंद्र मोदी के ही पोस्टर सारी तरफ दिखते हैं। इसी चीज़ को तो नहीं, लेकिन जब मीडिया का पूरा कंट्रोल या मीडिया का मिसयूज़ करती है जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं बच्चों, डर्टी ट्रिक बोलते हैं। और कैंडिडेट्स भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसा आप मूवीज़ वगैरह में देखते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों, ये सारी की सारी चीज़ें ही हमारी डर्टी ट्रिक्स होती हैं। तो अगर ये चीज़ नहीं होती है तो हमारा जो इलेक्शन है वो क्या होना चाहिए, अनफेयर हो जाता है। तो इसी चीज़ के लिए जो इलेक्शन होने चाहिए फ्री एंड फेयर होने चाहिए। फ्री वाला आपने फ्री मतलब बच्चों वो एक पे एक फ्री वाला नहीं है, फ्री का मतलब ये सर स्वतंत्र है, फ्रीडम है। तो और दूसरा फेयर, फेयर का मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चुनाव है वो कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, मतलब इसमें कोई चिटिंग नहीं होनी चाहिए। तो चिटिंग का एग्जांपल मतलब जैसे मैं बताऊं तो यहाँ पर हमारा आता है मैक्सिको केस स्टडी। मैक्सिको के अंदर क्या था बच्चों, मैक्सिको में हर 6 साल में चुनाव होते थे अपने प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। ठीक है, 2000 तक मैक्सिको की आज़ादी के बाद से 2000 तक, 2000 ईस्वी तक क्या हुआ बच्चों, हर एक इलेक्शन एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने जीता, जिसका नाम था PRI। इसका जो फुल फॉर्म है बच्चों रिवर्स है, जैसे PRI IRP है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, PRI इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी थी बच्चों जो आज़ादी के बाद से लेकर 2000 तक बिना रुके जीतती आई थी। और बच्चों हालांकि वहाँ पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी लड़ती थी इलेक्शन, लेकिन आज तक जीत नहीं पाई। उसका रीज़न क्या था कि PRI हमेशा डर्टी ट्रिक्स मतलब गलत काम हमेशा करता था, या फिर बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों को सपोर्ट करता था। अब वो गलत चीज़ें क्या थी, वही हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। जैसा कि हमने पढ़ा कि PRI ने अनफेयर इलेक्शंस किए जिसमें उन्होंने बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स यूज़ की। अब वो क्या क्या डर्टी ट्रिक्स थी, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड PRI पार्टी मीटिंग्स। मतलब क्या था बच्चों, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जबरदस्ती बोला गया कि आप PRI की पार्टी मीटिंग्स में आओ। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या होते हैं बच्चों, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनके पास अच्छा खासा दिमाग होते हैं, एग्जाम वगैरह देकर ही इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी होती है। तो इनके माइंड का या फिर ऐसे
लोगों का यूज कर कर क्या करते थे बच्चों, ये लोग जो थे चुनाव को जीतने की कोशिश करते थे। पहला पॉइंट तो ये था। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कभी भी यूज करना क्या होता है बच्चों, गलत है। ब्यूरोक्रेट्स कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इस्तेमाल नहीं करते, यूज नहीं किए जाते, वो हमेशा गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहली डेटी ट्रिक ये थी। दूसरा, गवर्नमेंट टीचर, जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स थे, उनको क्या बोल उनको मतलब वो उनको बोला गया कि वो पेरेंट्स को मैनिपुलेट करे कि ताकि जो पेरेंट्स है वोट दे के इसको पीआर आए को। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत गलत है। गवर्नमेंट किसी भी चीज़ का, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो कोई गाड़ी हो, चाहे वो बस हो, सरकारी चीज़ की कोई भी एक भी चीज़ इलेक्शन पर्पज़ से या फिर पॉलिटिकल पार्टी के पर्पज़ से यूज़ नहीं हो सकती। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट पीपल्स है, मतलब जैसे हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स कह सकते हैं, या गवर्नमेंट क्लर्क हो गए, या गवर्नमेंट एक छोटा सा चपरासी भी क्यों ना हो गया, वो कभी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए हम उसको उन सबको यूज़ करते हैं। लेकिन पीआरआई ने क्या करा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का भी प्लस जो गवर्नमेंट टीचर्स थे उनका भी किसके लिए इस्तेमाल किया, अपनी पार्टी को सपोर्ट करने का, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। तीसरा, मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ द अपोजिशन पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। मतलब मीडिया जो थी बच्चों वहाँ की, मैक्सिको की, वो सिर्फ और सिर्फ पीआरआई को ही दिखाती थी, पीआरआई को ही दर्शाती थी। ठीक है, और जो अपोजिशन पार्टीज होती थी उनको बिल्कुल भी कुछ भी, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अपोजिशन पार्टी की अगर कुछ ना दिखाना, मतलब सिर्फ पीआरआई के बारे में दिखाना और अपोजिशन पार्टी की कोई भी अच्छी बात ना दिखाना, बस उनके जो अपोजिशन पार्टी थी उनकी बेकार चीज़ें दिखाना। जैसे कि आप हमारे जो इंडियन न्यूज़ चैनल्स है, आप उसमें देखते हो केजरीवाल की सारी बुराइयां चल रही हैं इस समय, और सिर्फ बुराइयां चल रही है। मतलब अपोजिशन पार्टी की क्या करते हैं, सिर्फ बुराइयां करते हैं और अपनी पार्टी की अच्छाइयां बताते हैं। और जो अपोजिशन पार्टी होते हैं उनकी अच्छी चीज़ कोई नहीं बताते। जैसे कांग्रेस ने भी बहुत सारी चीज़ें करी, वो आपने टीवी पे देखी? नहीं देखे। क्यों नहीं देखी? क्योंकि जो मीडिया है, ठीक है, वो क्या नहीं चाहिए, बायस्ड होनी चाहिए। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज का कंट्रोल हो जाता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है मीडिया पर, तो वो क्या होता है, अनफेयर होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि समटाइम्स पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन लास्ट मिनट विच मेड इट डिफिकल्ट टू पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि लास्ट समय पर ही, अंतिम समय के अंदर ही, कुछ मिनटों पहले ही जो पोलिंग बूथ होते थे उनको शिफ्ट कर दिए जाते थे, जिससे जो पीपल होते थे उनको अपने वोट डालने में क्या होती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जो वोट नहीं डालेंगे तो फिर वो वोट काउंट नहीं होंगे, वोट काउंट नहीं होंगे तो इसका मतलब पीआरआई ऐसे पोलिंग बूथ को शिफ्ट करती थी जहां पर उनको पता था कि वहां से उनको वोट नहीं मिलेंगे। ऐसे पोलिंग बूथ को हमेशा वो क्या कर देते थे, शिफ्ट कर देते थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या लिखा है हमने, द पीआरआई सेंड टू लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन ऑफ फॉर इट्स कैंडिडेट्स। वो अपने कैंडिडेट्स को चुनाव जीतने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भेजती थी, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करके, मनी पावर यूज़ करके क्या कर सके, इलेक्शन जीत सके। ठीक है बच्चों, अब आप ये देखिए यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट में देखेंगे तो मनी पावर यूज़ हो रही है। मनी पावर का यूज़ करना भी क्या है बच्चों, डर्टी ट्रिक है। और यहाँ अगर आप देखोगे कि पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर रहे हैं लास्ट मिनट में, तो ये हो रहा है मसल पावर। तो मनी पावर और मसल पावर यूज़ करना भी इलेक्शन के टाइम पे गलत होता है, क्योंकि इसको मिसयूज़ माना जाता है चुनाव के समय में जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला डेमोक्रेसी का मेन फीचर आता है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। मतलब क्या होगा बच्चों, इसका एक व्यक्ति एक वोट डालेगा और उस एक वोट की एक वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, तो इसके कुछ एग्जांपल है, इसकी केस स्टडी नहीं है, कुछ एग्जांपल है। सऊदी अरेबिया में वुमेन के पास कोई राइट टू वोट नहीं था 2015 तक। मतलब वुमेन के बेसिस पे देखा जाए वन पर्सन नो वोट नो वैल्यू, ये हुआ सऊदी अरब के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एस्टोनिया के अंदर, एस्टोनिया में भी रशियन माइनॉरिटीज़ को डिफ़िकल्ट टू गेट सिटीजनशिप कह लो या फिर डिफ़िकल्ट टू गेट राइट टू वोट कह लो, उनके पास भी राइट टू वोट नहीं था। कहाँ पर, रशियन माइनॉरिटीज़ के पास, एस्टोनिया के अंदर। वहीं बात करूँ मैं फिजी, तो फिजी के अंदर क्या था बच्चों, इंडिजीनियस जो फिजी थे, मतलब इंडिजीनियस लोग, मतलब वहाँ के मूल निवासी, मतलब जो वहाँ पर शुरू से ही रहते आ रहे हैं, उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा थी किससे, इंडियन फिजी से। इंडियन फिजी कौन, जो इंडिया से वहाँ पर लेके गए थे अंग्रेज लोग, किसके लिए, मजदूरी वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो इंडिजीनियस के क्या थी, ज़्यादा वैल्यू थी उनके वोट की। मतलब जैसे मान लो इंडियन फिजी के लोगों की जो वोट की वैल्यू थी हाफ थी, और इंडिजीनियस फिजी के लोगों की 1 थी। तो मतलब वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू यहाँ पर भी सूट नहीं कर रहा था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी।
समझ आए बच्चों। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया 1% 1 वोट 1 वैल्यू का, जो कि हमारा क्या था, थर्ड फीचर था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आगे के जो भी आगे के 2 फीचर्स और हैं, और भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको कवर कर लेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। 9th क्लास के बच्चे ध्यान से नोट्स बनाएं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। ठीक है, इन सारी चीज़ें क्लियर करके आपको क्या करना है, ये तीनों फीचर्स को याद करना है, उनकी केस स्टडीज़ को भी आपको रिवाइज करना है। और जो बाकी की जो 2 केस स्टडी रह गई है प्लस 2 टॉपिक रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। जब तक के लिए आप ये सारे वीडियोस के नोट्स बनाएं और जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर करें किसी 9th क्लास के बच्चों को, और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपका 9th क्लास से ही डाउट है आप वही डालें। आपको अगर कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, या कोई भी चैप्टर से रिलेटेड आपको डाउट है, या किसी दूसरे सिलेबस से रिलेटेड डाउट है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम बता दी जाएंगी।